Welcome dear students. Today we will learn about inorganic trends. ओके सो कुछ इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स होते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना. ओके आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्युबिलिटी से. तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं एकदम अच्छे से. तो सॉल्युबिलिटी अगर किसी की भी बतानी है तो वो कैसे बताई जाएगी, हमेशा याद रखना, लार्जर द साइज डिफरेंस बिटवीन टू आयंस. ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड बना हुआ है तो जितना भी ज्यादा मतलब साइज डिफरेंस होगा दोनों कंपाउंड्स का, मतलब अगर जितना छोटा और जितना बड़ा कोई आयन मिलकर दो, मतलब कोई छोटा और बड़ा आयन मिलकर, ठीक है, कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, अगर ये कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड. ओके हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में. तो जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी हमारी होगी. ठीक है, अब लार्जर आयन और स्मॉलर आयन कौन से, उसके बारे में देखते हैं. तो जो लार्जर आयन है वो है CO3, NO3, SO4, ClO4 और I. ठीक है, स्मॉलर आयन जो भी S ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारे स्मॉलर आयन होते हैं. ठीक है, सारे S ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके साथ FOHO. ठीक है, आप सिर्फ इनको लर्न कर लेना. इसके बाहर जो भी हमारा मतलब सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कोई पूछा जाएगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा या कम है, तो इसके बाहर जो भी कंपाउंड्स होंगे नहीं दिए होंगे, सिर्फ इनमें से ही कुछ पूछा जाएगा. तो आपको याद रखना है लार्जर आयन है ये सब, और स्मॉलर आयन जो है वो है S ब्लॉक के और FOHO. ओके अब देखते हैं जनरली जो पॉली एटमिक आयन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं. जैसे पॉली एटमिक है ये ClO4, SO4. ठीक है, ये S और इसमें O भी आ रहा है, इसमें Cl आ रहा है, O आ रहा है. NO3 मतलब NO, मतलब पॉली एटमिक से क्या मतलब है, जिसमें एक से ज्यादा एटम से जो मिलकर बना है. ठीक है, अब ये क्या है, OH, ये O. अब ये OH एक अलग है. इस OH को आपको याद रखना है स्मॉलर आयन. स्मॉलर आयन होते हैं जो मोनो एटमिक होते हैं, और ज्यादातर जो लार्जर आयन्स होते हैं वो पॉली एटमिक होते हैं. ठीक है, अब जैसे हम देखें LiClO4. ठीक है, ये है NaClO4, ये है RbClO4. तो हमारा लार्जर कौन सा है, पॉली एटमिक. तो ये लार्जर, इसमें ये लार्जर, इसमें ये. ठीक है, ये लार्ज, ये लार्ज, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये स्मॉल, ये स्मॉल. अब अगर हम देखें कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आपको सीधा से याद रखना है एक कॉन्सेप्ट कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा. ठीक है, अब ये Li क्या है, ये है तीनों S ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा, हमें पता है S ब्लॉक में मतलब ग्रुप में जब भी हम नीचे आते हैं तो हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होता है. तो सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये. तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी LiClO4, फिर NaClO4, फिर RbClO4. ठीक है, अब जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होता है अबव का, तो हमने वो पता लगा लिया, ऊपर वाले इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पता कर लिया. जितना ज्यादा साइज डिफरेंस है उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. ठीक है, इस तरह से हम करते हैं सॉल्युबिलिटी. ये हमारा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. तो अब हम बात करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की, जो होता है एसिडिक और बेसिक नेचर. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एसिडिक नेचर को ही हम रिड्यूसिंग नेचर भी बोलते हैं, और जो बेसिक नेचर है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोलते हैं. ठीक है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, एसिडिक रिड्यूसिंग और बेसिक ऑक्सीडाइजिंग. अब हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो जो एसिडिक होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट बेसिक की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. आपको ये पॉइंट लर्न करना है. ओके अब ग्रुप से रिलेटेड बात करते हैं. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में, तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, और पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज होगी, जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी. ठीक है, तो क्या पता चला, जो एसिडिक कंपाउंड्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट जो बेसिक है उसकी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी. ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है. मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें किसी में एक्सेप्शन नहीं दिया, सिर्फ रीजन दिए. ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका रीजन मैं दूसरी वीडियो में दूंगी. आपको यहाँ ही अच्छे से समझना है एक्सेप्शन क्या है. जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्राइड्स का, जिसमें मतलब जो P ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके साथ जो हमारा अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कोई हाइड्रोजन अटैच होकर कोई कंपाउंड बना रहा है, जैसे HF, HCl, HBr, HI. ठीक है, IBrClF, ये सब क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, तो जो हाइड्राइड्स होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं अभी. ठीक है, ओके अब इनमें ये जो है हमारा, इनमें क्या होगा, जो एसिडिक और रिड्यूसिंग नेचर, अच्छा ये इन पॉइंट्स को तो फॉलो नहीं करते, तो ये क्या फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं जो हमारा एसिडिक नेचर है वो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके साइज के, और बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके साइज के. तो आपको ये पॉइंट याद करना है. ठीक है, तो ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की साइड. ओके
तो अब हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, तो ये कोवेलेंट और आयनिक दोनों कंपाउंड्स के लिए अलग अलग है। तो अगर हम देखें जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो उसकी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब अगर हम आयनिक के बारे में देखें तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उसकी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक दोनों होते हैं। ओके, सो कोवेलेंट की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आयनिक की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोनो एटॉमिक में। ओके, अब लैटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज अपॉन साइज। जो भी कंपाउंड है उसका चार्ज अपॉन उसका साइज। ओके, सो आपको ये याद रखना है। अब ये हमारा मोनो एटॉमिक। तो अब हम पॉली एटॉमिक के बारे में देखते हैं। तो जो पॉली एटॉमिक है उसमें क्या है, जो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपने पोलराइजेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन। मतलब अगर कोई जो कैटायन है, देखो आयनिक कंपाउंड में आयन्स होते हैं कैटायन और एनायन। ओके, सो जो कैटायन है उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉली एटॉमिक की थर्मल स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेशन के। अब पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। सीधी सी बात है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनायन के चार्ज के साइज के, एनायन के साइज के, तो हमारा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या है कोवेलेंट जो है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, आयनिक की थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी और पॉलीएटॉमिक की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो है 1 पोलराइजेशन। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।